फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ज्ञानचल एजुकेशन। दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसको मिनी आईएएस एग्ज़ाम भी कहा जाता है, क्योंकि सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ग्रुप बी ऑफिसर की पोस्ट लेना ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और अगर आप एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट हैं, अच्छी मेहनत करके, अच्छी तैयारी करके आप कुछ प्रभावशाली पोस्ट जो एसएससी सीजीएल में है उसको पा जाते हैं, तो आप 8 से 10 साल या 12 साल में 2 प्रमोशन लेकर के आप सीधे ग्रुप ए ऑफिसर भी बन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल उसी इक्विवेलेंट में आप जा सकते हैं जो कि ग्रुप ए ऑफिसर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं या आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं। उस लेवल पे पहुंचना भी बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आप अच्छी मेहनत करके, अच्छी पढ़ाई करके टॉप 100 में पोजीशन ला करके कुछ प्रभावशाली पोस्ट जो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के थ्रू मिलती है वो पा जाते हैं, तो आप 10 साल की सर्विस या 12 साल की सर्विस के बाद 2 प्रमोशन के बाद आप भी उसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जिस लेवल पे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं या आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम एक ऐसा माध्यम भी है, एक गेटवे भी है वहाँ पहुँचने का, जहाँ आपको लगता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते या वो बहुत महंगी है, यहाँ उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, हम अभी उसकी तैयारी करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो उस कंडीशन में आप एसएससी सीजीएल एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप आसानी से उस रास्ते तक पहुँच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों की बहुत दिनों से क्वेरी आ रही थी कि जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे तो आपको पता होना चाहिए कौन सी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पोस्ट होती है या कौन सी पोस्ट सबसे ज़्यादा सिलेक्ट की जाती है कैंडिडेट्स के द्वारा। तो उसी कारण से मैं वीडियो बना रहा हूँ और लगभग 5 इंपॉर्टेंट पोस्ट जो मैंने एनालिसिस करके निकाली है, जो मुझे लगता है कि आपको टॉप 5 में रखना ही चाहिए। तो उन 5 पोस्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स मैं आपको इसमें दूंगा, ताकि आप जब भी पोस्ट प्रेफरेंस भरने की बारी आएगी तो आप ये आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी पोस्ट कौन से नंबर पर रखनी है। तो फ्रेंड्स, टॉप पोजीशन पे जो पोस्ट आती है वो आती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है और जैसा मैंने एनालिसिस किया, रिसर्च किया इसके ऊपर, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इसको पहला प्रेफरेंस देते ही देते हैं। 99% लोग पहला प्रेफरेंस इनकम टैक्स को देते हैं और उसके कई सारे कारण हैं। इसकी जॉब प्रोफाइल फ्रेंड्स, इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करें तो मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे मैंने एसएससी सीजीएल 2017 की पर्सपेक्टिव में जो जॉब प्रोफाइल के वीडियो बनाए हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप चाहें तो डिटेल्स देख सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2018 वाली के एग्ज़ाम की जो पर्सपेक्टिव में जो जॉब प्रोफाइल के वीडियोज़ हैं वो मैं बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए, बात करते हैं इसकी, इस डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट ऐसा क्या है, इसमें काफ़ी इन्फ्लुएंशियल डिपार्टमेंट है और जैसा कि वर्क नेचर है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, वो काफ़ी अट्रैक्ट करता है। आपको असेसमेंट करना होता है लोगों के इनकम टैक्स का, आपको रेड का हिस्सा बनना को मिलता है। जब भी कोई टीम रेड करती है किसी बिजनेसमैन के यहाँ, किसी पॉलिटिशियन के यहाँ, तो उसका आप हिस्सा बनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी रोचक काम लगता है और उस रोचक काम को करने के लिए आपको एक सैलरी भी मिल जाती है, 52-53 हज़ार रुपये। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस इस पोस्ट को दी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जैसे मैं आपको बता रहा था अभी, कि ग्रुप ए ऑफिसर कोई ना बनता हुआ ग्रुप बी ऑफिसर बने, तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रहते हुए 2 प्रमोशन के बाद सीधे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बन जाते हैं, जो कि ग्रुप ए ऑफिसर होता है। तो आपकी 12 से 15 साल की सर्विस में भी आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पोस्ट इसलिए ज़्यादा प्रेफर की जाती है और इसलिए ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। इनकम टैक्स देखिए एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को भरना है, हर किसी को देना है, और ये एक ऐसा टैक्स है जो हर कोई देने से बचता भी है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कैश में काम करें और इनकम टैक्स ना देना पड़े। तो इसलिए काफ़ी ये डिपार्टमेंट इन्फ्लुएंशियल हो जाता है और इस डिपार्टमेंट का जनरल पब्लिक के ऊपर काफ़ी प्रभाव होता है। ये कारण है, ये सारे कारण हैं कि इस डिपार्टमेंट को और इस पोस्ट को सबसे पहला प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है। उसके बाद आती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है, जो कि आती है सीएजी के अंडर में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है और इस पोस्ट से रिलेटेड अगर आपको जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हैं, पोस्ट डिटेल्स देना चाहते हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसकी भी मैंने जॉब प्रोफाइल बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको देख सकते हैं। हालांकि इस पोस्ट के बारे में आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये लोग क्यों प्रेफर करते हैं। होता क्या फ्रेंड्स, ऑडिट का मतलब हमें पता होना चाहिए ऑडिट होता क्या है। ये एक तरह का ऑफिशियल एग्जामिनेशन होता है किसी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का। जब सीएजी ऑडिट करता है तो सीएजी जितने भी पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं,
चाहे वो कोई बैंक हो, पब्लिक बैंक हो, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, उनकी जो भी खर्चे से लेकर के हिसाब किताब जो भी होता है उसको जांच रख करने का अधिकार रखता है। क्योंकि ज़्यादातर संभावना ये हो सकती है कि जब किसी डिपार्टमेंट को फाइनेंशियल अथॉरिटी मिल जाती है तो वहाँ पर उस पैसे की हेरा फेरी हो सकती है। जैसा कि हम देखते हैं, जैसा कि CAG का जो सॉरी CWG वाला जो स्कैम हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स का, वहाँ पर ऐसे ही घपला हुआ था कि जहाँ पे 100 करोड़ खर्च होना चाहिए वहाँ पर 900 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो अल्टीमेटली CAG का काम यही होता है, हिसाब किताब को, खर्चे का हिसाब किताब रखना और देखना कि वाकई में जितना खर्च होना चाहिए था उतना खर्च हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये पोस्ट इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब आप काम करेंगे ना एज एन AAO, तो काफ़ी आप पावर फील करेंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इतना अधिकार है कि आप इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हो और ये देख सकते हो कि क्या वाकई में इतना खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरा पूरा इन्फ्लुएंस आपका गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर आ जाता है। इसलिए ये डिपार्टमेंट काफ़ी इन्फ्लुएंशियल और इम्पॉर्टेंट है, और यही एक कारण है कि ये जो काम है AAO का ये भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो जाता है और इसलिए ये ज़्यादा प्रेफर की जाती है। उसके बाद आता है GST इंस्पेक्टर की पोस्ट। फ्रेंड्स, GST इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल मैंने अभी तक बनाई नहीं है, मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर की बनाई है। तो उसका अगर देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख सकते हैं। GST इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। बात करें अगर GST इंस्पेक्टर की पोस्ट की या GST डिपार्टमेंट की, देखिए GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक क्यूमुलेटिव टैक्स अब हो चुका है। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सबको सम अप करके एक टैक्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये पोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है और इस पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ गई है और दायरा भी काफ़ी बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये एक्साइटिंग जॉब तो होगी बट रिस्पॉन्सिबल भी होगी। और जैसा कि आप जानते होंगे, इनकम टैक्स तो सिलेक्टेड लोग इंडिया में देते हैं, लेकिन GST तो हर कोई देता है। आप 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट लेंगे तो उस पर भी GST लगता है, आप कोई भी सामान खरीदेंगे उसमें GST लगता है। तो कहीं ना कहीं इसके इन्फ्लुएंस में सबको ही आते हैं। लेकिन बीइंग अ GST इंस्पेक्टर या GST ऑफिसर, आपके दायरे में केवल वो लोग होंगे जो व्यापार व्यवसाय करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका उन्हीं से डील करना है और आपका एज ए GST इंस्पेक्टर सीधा सीधा प्रभाव सभी व्यापारियों पर, व्यवसायियों पर आपका हमेशा रहेगा। क्योंकि जैसा हम जानते हैं GST के रिजीम के आने के बाद में काफ़ी हद तक टैक्स की चोरी होना बंद हुआ है, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी काफ़ी लूप होल्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐसी GST में जिसका फ़ायदा उठाया जाता है। तो बहुत ही अच्छा एक प्रोफाइल है। और जितने लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो GST में हैं ऑलरेडी वो बताते हैं कि काफ़ी एक्साइटिंग काम है, काफ़ी मज़ेदार काम है। पावर पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, जो पहले जितना पावर हुआ करता था उससे ज़्यादा पावर वो फील कर रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा ये बड़ी बात नहीं है अगर कोई इनकम टैक्स के पहले भी GST इंस्पेक्टर की पोस्ट को फिल करे, क्योंकि ये भी काफ़ी प्रभावशाली पोस्ट है और काफ़ी अच्छा फ्यूचर इसमें है। फिर आता है सब इंस्पेक्टर इन CBI। CBI जैसे कि आप नाम से जानते हैं, सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंडिया की, और ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री के अंडर में आती है। तो इस वजह से इसका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। CBI के कई सारे विंग्स होते हैं, जैसे कि साइबर विंग होता है, या क्राइम ब्रांच होती है, या एंटी करप्शन विंग होता है। तो अलग अलग विंग्स में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और जहाँ भी होगी आपका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होगा। कभी भी आप काम करेंगे तो डेफिनेटली ये इन्फ्लुएंस तो करती है सोसाइटी को। एंड बीइंग अ CBI सब इंस्पेक्टर, आपके पास एक मौका भी होता है देश के लिए कुछ करने का, या कुछ परिवर्तन आप लाना चाहते हैं तो एक क्राइम ब्रांच में और या एंटी करप्शन विंग में वहाँ काम करके आप बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हैं। देखिए CBI का मैं आपको बता दूँ, CBI के पास केस जाता कब है, जब लोकल पुलिस किसी चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही है, या लोकल एंटी करप्शन ब्यूरो है या लोकायुक्त है, इनके हाथ से बाहर चली जाती है, उसके बाद ये चीज़ें CBI के पास जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि CBI के पास केवल और केवल हाई प्रोफाइल केसेस ही आते हैं, कि सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोफाइल केसेस को ही CBI हैंडल करती है। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं वो छोटे मोटे चोरी चकारी के केस नहीं देखती है, मतलब सीधे बड़े बड़े स्कैम देखती है, बड़े कोई हाई प्रोफाइल को मर्डर हुआ कुछ ना कुछ तो वही हैंडल करती है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप ऐसी एडवेंचरस लाइफ चाहते हैं अपने लिए, और अगर आप पूरी तरह से डिवोटेड होकर किसी डिपार्टमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, तो CBI के आप ऑप्शन को चुन सकते हैं। क्योंकि जितने लोग CBI में हैं उनसे पता चलता है कि एक डीमेरिट जो इस डिपार्टमेंट का है वो ये है कि सोशल लाइफ ऑलमोस्ट आपकी ख़त्म हो जाती है। आप सोशल लाइफ को में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका काम का नेचर ही ऐसा है। सो अगर आपके लिए, आपके अंदर ये सब एस्पिरेशंस हैं
एस्पिरेशंस हैं कि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको सोशल लाइफ में पार्टिसिपेट करना है, तो ये जॉब बहुत अच्छी है। इसमें आप सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है और इसमें 1 साल में 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा भी मिलती है, मतलब 13 महीने की सैलरी मिलती है। उसके बाद आती है असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, असिस्टेंट इन MEA। ये पोस्ट भी लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कई कई लोग इसको टॉप प्रेफरेंस में भी देते हैं। और उसका कारण यही है कि जैसा इसका जॉब का नेचर है। सबसे पहली बात तो इसमें जो पोस्टिंग होती है वो केवल और केवल दिल्ली में होती है, और अगर दिल्ली में के बाहर होगी तो सीधे फॉरेन में होगी। तो अगर आप ऐसी जॉब करना चाहते हैं जिसमें आपको बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट, सिविल सर्वेंट, आपको फॉरेन में रहने का मौका मिल रहा है सरकारी खर्चे पे, तो डेफिनेटली आप इसको चुन सकते हैं। और जब भी आप किसी फॉरेन एम्बेसी में, मान लीजिए आपको US में या किसी भी जर्मनी में या किसी भी फॉरेन एम्बेसी में जब काम करेंगे, तो आप वहाँ पे IFS के अंडर में, इंडियन फॉरेन सर्विस जो ऑफिसर होते हैं उनके अंडर में काम करेंगे। और आपके लाइफ के बीइंग एन असिस्टेंट इन MEA, आपके जब 2 प्रमोशन हो जाएंगे तो आप भी उस स्केल पे पहुँच जाएंगे, मतलब आप भी एक IFS ऑफिसर बन जाएंगे। तो लाइफस्टाइल और करियर काफ़ी अच्छा होता है एक असिस्टेंट इन MEA। अगर आप अच्छी एज में अगर इसमें डिपार्टमेंट में घुस जाते हैं तो करियर काफ़ी अच्छा है। बस मैंने आपको बता दिया इसका डिमेरिट क्या है कि आपको केवल दिल्ली में ही काम करना है, और दिल्ली के बाहर अगर आप जाएंगे तो सीधे आपकी फॉरेन पोस्टिंग होती है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन तो क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।